हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि करेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी का। और ये जो पेडागोजी से लिया मैंने, तो ये समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यहाँ पे लिए हैं। अभी आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपका जो है एलटी का एग्ज़ाम भी है, तो उसके लिए भी है, सभी जो है इम्पोर्टेंट है। चाहे आप स्टेट टेट देते हैं या सीटेट देते हैं, तो सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि समाज निर्माण में जो है लैंगिक मुद्दे, जेंडर इश्यूज इन सोशल कंस्ट्रक्ट। तो इसमें जो है सबसे पहले जो लैंगिक मुद्दे होते हैं किसके आधार पे होते हैं, थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। जो लैंगिक मुद्दे होते हैं उसका आधार क्या है कि स्त्री और पुरुष की जो बनावट है, इसी के आधार पे। फिर यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे रूढ़िवादिता, जैसे कि ये लड़का है और लड़कियों के पालन पोषण में जो, यानी इनके जो है कि जो लड़के हैं वो क्या करेगी, आगे जाके गृहस्थी संभालेगी, और जो लड़का है वो बाहरी काम करेगा। तो इसी तरह से कहा गया है कि यानी इसी तरह से जो है चीज़ों को बताया गया है, जिसमें यानी हमें एक बहुत बड़ी चुनौती, हम कह भी सकते हैं चुनौती भी देखने को सामने आती है। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो जो है जो महिलाएं हैं वो क्या है, पुरुषों के बराबर भी अगर हम देखते हैं कि हर कहीं जो है महिलाओं का भी क्या है, वर्चस्व है। और महिलाएं जिस तरह से पुरुषों का आगे जो है, पुरुष यहाँ पे आगे हैं, उसी तरह से क्या है महिलाएं भी आगे हैं। तो यहाँ पे ये उसके बाद जो है लिंग के आधार पे, फिर जो है यहाँ पे रूढ़िवादिता के आधार पे, तो इनके आधार पे जो है क्या किया गया था, समाज में जो है लैंगिक मुद्दे आते हैं। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा इसको जो है 1 से 30 तक के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। और यहाँ पे आपके कितना आंसर यहाँ पे आपके सही बनते हैं वो भी आप कमेंट में करना। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि हमारे देश में जो है लैंगिक असमानता का मुख्य आधार क्या है। तो लैंगिक असमानता का मुख्य आधार क्या है, जैविक संरचना, सामाजिक मान्यताएं हैं और रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में विभिन्न लिंगों के उपयुक्त मानी जाने वाले प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य के अवधारणों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है आंसर दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर विभेदीकरण और जेंडर भूमिकाएं या जेंडर पहचान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जेंडर रूढ़िबद्धता। समाज के जो है विभिन्न लिंगों के उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य के अवधारण को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है जेंडर रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन का सटीक उदाहरण क्या है, ये हमें बताना है कि क्या है। तो यहाँ पे गीता एवं महेश दोनों अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी हैं। गीता शिक्षिका है जबकि महेश इंजीनियर है। गीता केवल गृह कार्य करने में दक्ष हो सकती है जबकि महेश सभी प्रकार के बाहरी कार्य करने में सक्षम है। गीता एवं महेश दोनों गृह कार्यों के समान प्रदर्शन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन का सटीक उदाहरण है। तो सटीक उदाहरण क्या है कि गीता केवल क्या कर सकता है, गृह कार्य कर सकती है, और जो महेश है वो क्या कर सकता है, बाहरी कार्य करने में सक्षम है। तो राइट आंसर हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यालय की गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता हेतु विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देना तथा खेल प्रतिस्पर्धा हेतु लड़कों को वरीयता देना उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। सबसे पहले क्या दिया गया है कि सामाजिक मूल्यों का, और ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि पारंपरिक मान्यताओं का, ऑप्शन नंबर 3 लैंगिक भेदभाव, और ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिस्पर्धा उन्मुखता का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लैंगिक भेदभाव। विद्यालय के गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता हेतु जो है विद्यार्थियों को तैयार करते समय क्या क्या है, लड़कियों को जो है क्या दी गई, वरीयता दी गई। और खेल में किसको दी गई वरीयता, पुरुषों को दी गई। बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताना है किसका प्रयोग हमें यहाँ पे टालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि गैर रूढ़िवादी गतिविधियों से जुड़े वयस्कों से अनावरण, अन्य जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास करना, विविध जेंडरों के पास में जन्मजात क्षमताओं और क्षमताओं की सामाजिक अनभिज्ञता पर समालोचनात्मक चर्चा करना। ऑप्शन नंबर 4 कह रहे हैं कि लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसी वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना। तो क्या कह रहा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए, किसका टालना चाहिए,
ऑप्शन नंबर 4 डालना चाहिए कि लड़कियां जो है कला में अच्छी होती हैं और लड़के जो है गणित में अच्छे होते हैं, तो ये हमें टालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गया है। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे जो है कि लैंगिक भेदभाव, या स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, या स्त्री शिक्षा में कमी, या स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य होना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लैंगिक भेदभाव। भारत की जो जनगणना है 2011 के अनुसार और 2001 के अनुसार, उसमें जो है 927 से घटकर कितनी हो गई है? 914 हो गई। इसका कारण क्या है? लैंगिक भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। यह कथन है, कैसा कथन है, यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो पूर्णतः सत्य है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, या प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, या बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? छात्राओं के निजी संसार पर किसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है? तो लैंगिक भेदभाव का, या सामाजिक मान्यताओं का, या परिवार के में उनके स्थान का। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, किसका हो जाएगा? लैंगिक भेदभाव का भी होता है, सामाजिक मान्यताओं का भी होता है, और परिवार में उनके स्थान का भी होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं? यह उपाय हमें बताने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखेंगे कि छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के असमान अवसर उपलब्ध कराना, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यताओं के समान उपलब्ध कराना। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ABC तीनों। तो छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए जो है छात्रों को छात्रों के समान अधिकार देना, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के अवसर प्रदान करना, और छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो छात्राएं हैं उनका लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 10, तो उनके सामाजिक उत्थान पर, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, और उनके शैक्षणिक विकास पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ABC तीनों पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा कारक जो है लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, और मनोवैज्ञानिक कारक। तो ये जो है चारों ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आई, अतिथि का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है, जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाला एक अन्य लड़का विद्यालय में आने वाले उस अतिथि का स्वागत करने का इच्छुक है, किंतु आयोजक विद्यालय में आने वाले उस अतिथि को माला पहनाने एवं उनकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चयन करता है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर एवं सुशील है। इस चयन में वह लड़के की रुचि एवं उत्साह की अवहेलना करता है। तो इस प्रकार का चयन क्या है, ये हमें बताना है। क्या यहाँ पे सही किया गया? तो क्योंकि सही है, क्योंकि सामान्यतः विद्यालय में आए अतिथि के स्वागत के लिए सुंदर लड़कियों के चयन का प्रचलन है। ये तो कहीं से भी सही नहीं है। सही है कि क्योंकि लड़कों को सामान्यतः इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा भी क्या ऐसा है? ये तो हम रूढ़िवादिता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा? रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता को सही सीधा सीधा दर्शाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सही नहीं है और यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही कह रहा है कि यह सही नहीं है, क्योंकि इस कार्य को ऐसे करते हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि सही नहीं है, क्योंकि इसमें लड़का एवं लड़की दोनों नाराज होते हैं, ऐसे भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। स्त्रियों में गत्यात्मक योग्यता, स्त्रियों में गत्यात्मक योग्यता
पुरुषों के समान या इससे अधिक एवं पुरुष भी स्मृति कौशल में स्त्रियों के समान या अधिक हो सकते हैं। कारण आर कह रहा है कि विद्यालय में शिक्षकों को बालकों की लैंगिक स्थिति को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए तथा लड़कियों को गृह कला विषय को पढ़ाने की वरीयता देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हमें बताना है। ये कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। और ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और ये आर दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, ए सही है किंतु आर गलत है। स्त्रियों में जो है गत्यात्मक योग्यता पुरुषों के समान या इनसे अधिक एवं पुरुष भी स्मृति कौशल में स्त्रियों के समान या अधिक हो सकते हैं। और विद्यालय में शिक्षकों और को बालकों की लैंगिक स्थिति को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो यह कथन कैसा है? क्वेश्चन नंबर 14 सही हो सकता है या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या कर रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है या बुद्धि के भिन्न पक्षों में के लिए सही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों से लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, तो क्या दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 15 हमें बताना है। तो पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं डैश डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? 16। तो 16 का राइट आंसर हमें बताना है ऑप्शन नंबर 3 जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। क्या? जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे जो राइट आंसर हमें बताना है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों के द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 ऑप्शन नंबर 4 है, सॉरी यहाँ पे 17 कर रहे हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। क्वेश्चन नंबर 18 है लिंग जेंडर डैश डैश पक्षपात डैश डैश की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे हमें बताना है क्या है? आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं, स्त्रीयोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति या सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार कराना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुम में से कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे राइट आंसर क्या है कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा को, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है, क्या बताता है? तो जो 20 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं से चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? 21। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है अनेक शोध अध्ययन से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? तो इसका सही विवेचन क्या हो जाएगा? कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक नियंत्रित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है हमें क्वेश्चन नंबर 22, तो क्या कह रहा है? अगला है लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमता में काफ़ी अधिक होती है और लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लिंग पश्चात का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी सभी जो ऑप्शन है वो क्या बता रहे हैं? लिंग की अवधारणा को बता रहे हैं।
हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को सम्मिलित करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है, जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और पिता यहाँ पे और माता साहसिक गतिविधियों को करती है, यह कदम किस लिए है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का हमें राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर 3 कि यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। 24, तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा जेंडर भेदभाव का। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकर जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, तो उनके संदर्भ में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 4 अधिक संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग हुआ जेंडर की एक सामाजिक संरचना अतिरिक्त आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमने 26 क्वेश्चंस किए और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी हमारा जो है सीटेट का एग्ज़ाम भी है और अन्य एग्ज़ाम भी जो है वो उत्तराखंड में जैसे एलटी का एग्ज़ाम है या इन अन्य स्टेट में भी जो है, और इसमें सभी जो क्वेश्चन ये सेंट्रल के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे जो स्टेट के लेवल के एग्ज़ाम भी होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, टीचिंग एग्ज़ाम जो भी होते हैं। तो ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।